वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीटेक इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि बीटेक में एक सब्जेक्ट चलता है फर्स्ट ईयर में, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। ठीक है, पहले ये मैकेनिक्स के नाम से भी चला करता था। ठीक है, तो आप जनरली लोग इसको मैकेनिक्स के नाम से ही जानते हैं। तो हम देखिए उसमें यूनिट नंबर 1 में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, और क्या कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी, बीएमडी जिसको बोला जाता है, वो सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्स। ठीक है, हालांकि फोर्स आप पिछली क्लासेस में, हाई स्कूल में, इंटर में या उससे पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप सुनते हैं फोर्स का नाम तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आता है कि फोर्स F = m × a। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आता है। ठीक है, यानी m क्या होता है, जहाँ पे m होता है मास, ठीक है, और a क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, a क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट की बात करें तो मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों यूनिट इसको कंबाइन कर दिया जाए तो इसको कहा जाता है न्यूटन। यानी कि फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया फोर्स की डेफिनेशन, भाई फॉर्मल लिख दिया, यूनिट डालनी। फिजिकल मीनिंग क्या है, तो फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है, फोर्स क्या है, एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी की, किसी प्रोडक्ट की, किसी स्पेसिमेन की पोजीशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि फोर्स जो होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी की पोजीशन को, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने डस्टर लिया हुआ है, इस डस्टर पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, इधर को पकड़ के खींचता हूँ, मान लिया 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो ये फोर्स बॉडी इधर चली जाएगी। यानी मैं यहाँ से इसको अगर इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, डस्टर को मूव कराने में कामयाब हो जा रहा हूँ, तो मतलब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तभी तो इधर जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, तो मैंने इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की और मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर पाया। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं अपने हाथ से दबाता रहूँ, ऐसे हाथ से जोर लगा के दबाता रहूँ इस दीवार को, ठीक है, तो ये दीवार कभी भी अपनी जगह से हटने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इसको चेंज कर पाऊँ। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो चेंज करने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बोला गया है कि फोर्स क्या करता है, लो पोजीशन चेंज करता है या करने की कोशिश। दूसरी चीज बात पे चलते हैं, जो वेट होता है, जो भार बोला जाता है इसको, उसका फॉर्मूला होता है W = m × g। यानी कि देखिए जब हम फोर्स लगाते हैं आपको फील होता है। ठीक है, यानी मेरा सर ऐसे दबाने लगे कोई या आपको कोई थप्पड़ लगा दे तो आपको फोर्स लगता है, तो आपको फील होता है कि हाँ भाई कुछ हुआ। ठीक है, इसी तरह से वेट, ठीक है, W = m × g, यानी कि जब भी m यानी द्रव्यमान की मल्टीप्लाई की जाएगी g से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब आप ये समझिए आपके सर के ऊपर, है ना, कुछ भार रख दिया जाए, कुछ वेट रख दिया जाए, तो आपको सर को, आपकी बॉडी को वो एज ए फोर्स ही फील होगा। तो यानी कि वेट भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी हो जाएगी सिंपल न्यूटन ही हो जाएगी। तो जितने भी फोर्स होते हैं सबकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन हो गई। अब सुनिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे सिलेबस में फिलहाल हमारी जो यूनिट है, जो सिलेबस है, केवल उसी को ध्यान में रखते हैं, बस उतना ही करेंगे। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने सिलेबस तक रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, 2 फोर्स जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे काम आने वाले सबसे ज़्यादा, नंबर 1 टेंसाइल फोर्स। ठीक है, कैसा फोर्स, नंबर 1 है टेंसाइल फोर्स और नंबर 2 है कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे सिलेबस में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं को लेकर चलते हैं। आगे भी कोई चीज़ और फोर्स आएगा तो हम उसको आप फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए टेंसाइल फोर्स होता क्या है। ठीक है, टेंसाइल शब्द सुनते ही आपके मन में टेंशन, ठीक है, ऐसा कुछ मिलता जुलता शब्द आ जाता है। तो जान लीजिए क्या होता है। सपोज करो मैंने इधर लगाया फोर्स, ठीक है, फोर्स को, ठीक है, अभी तक हम जो रिप्रेजेंट करेंगे किससे करेंगे, F से रिप्रेजेंट कर देते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो देखिए फोर्स, यानी कि मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन लगाया। कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। तो ये डस्टर था, ये बॉडी मान लीजिए, कोई डस्टर मान लीजिए, और भी कोई बॉडी होगी। तो मैंने क्या किया, उसमें फोर्स लगाया ऐसे और उसको मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, उसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। खींचने का मतलब क्या, पुल का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक टाइप का पुल होता है। ठीक है, खींचना, तनाव, खिंचाव। ठीक है, तो यानी टेंसाइल का फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो बॉडी को खींचने की कोशिश करे, तनाव लाने की कोशिश करे, उसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करे, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करे। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। तो आप समझ गए होंगे, टेंसाइल मतलब टेंशन, मतलब तनाव, मतलब खिंचाव। ठीक है, तो यानी कि ऐसा फोर्स जो बॉडी की कंपोनेंट की लंबाई, जिस
अगर जिस लेंथ जैसे इधर लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया गया, तो इस डायरेक्शन वाली जो डायमेंशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, इंक्रीज कराने की कोशिश करें, एलोंगेट करने की कोशिश करें, एक्सटेंड करने की कोशिश करें, उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, इसको दूसरे रूप में, दूसरी फॉर्म में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई देखो, जैसे बॉडी थी, ठीक है, जैसे बॉडी थी, ऐसे समझो, ये बॉडी थी, इसके मॉलिक्यूल्स थे ऐसे, है ना, इसके मॉलिक्यूल्स थे ये पास पास थे, पास पास थे। आपने जब फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए दूर दूर, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, देखिए बीच का गैप बढ़ गया। तो यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स इज दैट फोर्स, ठीक है, विच ट्राई करता है या कर ही देता है क्या, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, यानी कि उनकी रिलेटिव पोजीशन जो, यानी कि जो बीच की गैप था उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे फोर्स को इस तरह से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई ये कहलाता है टेंसाइल फोर्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, ये देखिए इस तरह से। अब ये फोर्स मैंने अंदर की डायरेक्शन में लगा दिया इधर को, ठीक है, ये फोर्स लगा दिया मैंने F अंदर की डायरेक्शन में। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा भाई, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जैसे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते, कंप्रेस मतलब दबाने की कोशिश कर, ऐसे टेस्टर को पकड़ के दबाने लगूं जैसे, ठीक है, तो इस तरह से दबाने की कोशिश करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है ऐसा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि कंपोनेंट की, प्रोडक्ट की, जो भी जिस बॉडी पे लग रहा होता है उस बॉडी की लंबाई को घटाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा है, लंबाई की डायरेक्शन में तो लंबाई ही घटेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी विड्थ की और थिकनेस की बात नहीं करेंगे, आगे चल के जैसे स्ट्रेन वगैरह आएंगे वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो देखिए क्या है, यानी कि प्रोडक्ट की लंबाई घटाने की कोशिश करता है, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी लेंथ घट जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई उसके मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे उनको पास पास लाने का काम करता है कौन सा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। तो इस तरह से भी तो आपको एक बात समझ में आ चुकी है, टेंसाइल फोर्स वो है जो फोर्स लगाने पर प्रोडक्ट की लंबाई बढ़ती है, कंपोनेंट की, स्पेसिमेन की लंबाई बढ़ती है, जबकि कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर लंबाई, लेंथ घटती है, अगर लंबाई की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया गया है। ठीक है, फर्दर डिटेल में और भी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब आगे तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रेशर एंड स्ट्रेस, क्या अंतर होता है प्रेशर में और स्ट्रेस में। तो देखिए प्रेशर जैसे हम नाम सुनते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पर यूनिट एरिया, यानी कि एक बॉडी ले ली मैंने, जैसे ये एक बॉडी ले ली, ठीक है, ये सर्कुलर बॉडी ले ली ऐसे, है ना, सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली, इस पर मैंने फोर्स लगाया F। क्या फोर्स लगाया, F, कितने एरिया पे, तो ये इसका एरिया, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, ये एरिया, तो मैंने फोर्स लगाया इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो मैं कहूँगा फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया। तो इसको कहते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्या होता है, प्रेशर कहलाता है, यूनिट आती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो यानी पास्कल इसको बोला जाता है। अब सुनिए, इस टर्म को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर, यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको कहते हैं हम प्रेशर। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यूनिट हो गई पास्कल। अब देखिए इसको मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इस तरह से। यानी कि इस फोर्स को मैं क्या कहूँगा, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स लगाया मैंने बाहर से ही तो लगाया है। ठीक है, चाहे मैं ऐसे दबाने वाला लगाऊं, चाहे खींचने वाला लगाऊं, यानी टेंसाइल लगाऊं, चाहे कंप्रेसिव लगाऊं, यानी मैंने एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर से कोई फोर्स आया, उसको बाहर रखा गया, आपने खींचा है या आपने दबाया है, यानी बॉडी के बाहर से आने वाला कोई फोर्स है जो इस पर लगा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसको कहते हैं प्रेशर। ठीक, अब सुनिए, आप खुद समझिए, अगर आपका हाथ पकड़ के कोई खींचने लगे, ठीक है, आपका दोस्त आपको हाथ पकड़ के उधर खींचने लगे, तब आप क्या कहोगे, यानी कि वो तो आपको खींचने की कोशिश कर रहा है और आप क्या चाह रहे हो, मैं अपनी पोजीशन में इसी, तो आप भी तो रजिस्ट करते हो ना, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हो। ठीक उसी तरह से जब किसी बॉडी पे, जब किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, यानी इसको सपोज करो, इसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बॉडी भी रजिस्ट करेगी कि भाई मैं ना खींचूं, मेरे, ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो भी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उनको खींचने की कोशिश कर रहा है, वो मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल रजिस्ट करेंगे कि हम ना खींचें, यानी हम में डिफॉर्मेशन ना आए, तो उस चीज़ को रजिस्ट करते हैं।
तो यानी कि बॉडी के अंदर भी एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है और उसी रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी इट इज द इंटरनल, ये क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरह से डेफिनेशन बनती है स्ट्रेस की। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे भाई एक्शन होती है उसके इक्वल एंड अपोजिट होती है रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में भी हो रही है। यानी बॉडी को आप एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के मॉलिक्यूल्स वो कहेंगे चिपक के रहो, खींचो मत। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के पार्टिकल्स में एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है इस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो मटेरियल में जो बॉडी में इंटरनली क्रिएट हो रहा है जो फोर्स, उस फोर्स को डिवाइड बाय एरिया को बोला जाएगा स्ट्रेस। तो यानी सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स तो होगा ही लेकिन क्या, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हैं, प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो आएगा चाहे दोनों को काउंट करो। ठीक है, यानी जो प्रेशर की वैल्यू है, जितना फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस की वैल्यू भी उतनी ही आने वाली है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं। ठीक है, लेकिन गलती से भी आप इसको ऐसा ना बोल दीजिएगा कि प्रेशर की जो रिएक्शन होती है उसको स्ट्रेस कहते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक, ध्यान रखना है। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी हो जाएगी पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं स्ट्रेस के बारे में। देखिए क्या होता है, हाँ पहली चीज़, प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि स्ट्रेस कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या, ठीक है, अब ये जान लीजिए, इसको और फर्दर आगे बढ़ेंगे और हायर उसमें चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, टेंसर, यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन जिसमें होती है उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें दो डायरेक्शन होती है इसलिए इसको टेंसर बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जान लीजिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है यानी अदिश। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अदिश राशि सदिश राशि, तो ये अदिश होती है, दिशा नहीं होती इसमें। ठीक है, प्रेशर स्केलर है जबकि स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, और चीज़ें जानते हैं कुछ, जैसे कि प्रेशर लगा के, यानी आपने प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया है, तो प्रेशर लगाने के बाद मटेरियल में कंपोनेंट में स्ट्रेस डेवलप की जा सकती है, उत्पन्न हो सकती है। लेकिन स्ट्रेस अगर जनरेट हो रही है तो उससे प्रेशर को डेवलप नहीं किया जा सकता, प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ये भी अंतर होता है किसमें, प्रेशर और स्ट्रेस पे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे कि भाई प्रेशर स्केलर है और स्ट्रेस क्या होती है, वेक्टर होती है। प्रेशर लगा के स्ट्रेस डेवलप की जा सकती है मटेरियल में, लेकिन स्ट्रेस के कारण प्रेशर डेवलप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ फैक्टर थे और चीज़ें कुछ जानिए। देखिए क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, हमने अभी कहा कि प्रेशर एक एक्सटर्नल थिंग है, स्ट्रेस एक इंटरनल थिंग है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे आप लोग, कुछ लोग कोचिंग करने जाते होंगे हाई स्कूल के बाद, कुछ लोग इंटर के बाद या कुछ हायर एजुकेशन के बाद जाते हैं कोचिंग करने, तो क्या होता है भाई, वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेस हो जाती है मतलब तनाव आ जाता है। ठीक है, तो तनाव आता है तो क्या होता है, आपकी वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि कोचिंग करने गया था, बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, स्ट्रेस में आ गया लड़का। ठीक है, या जो भी बॉयज़ है गर्ल्स हैं स्ट्रेस में आ गए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यानी स्ट्रेस एक इंटरनल चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है, इंटरनली क्या होता है, उसको मेज़र तो कर नहीं पाएंगे, तो स्ट्रेस को मेज़र नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रेशर को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, और जो प्रेशर का मेजरमेंट होगा वही उसके इक्वल क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। यानी कि प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, स्ट्रेस को मेज़र नहीं कर सकते। प्रेशर को मेज़र करके ही बता देते हैं कि भाई हाँ स्ट्रेस भी इतनी ही होगी, इसके इक्वल ही होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे प्रेशर के और स्ट्रेस के बारे में, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर। तो आइए देखते हैं हम स्ट्रेस के कुछ की फैक्टर्स। देखिए क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेस को हमने लिखा फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एक्चुअली में क्या है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को। तो देखिए आपकी बुक्स में कहीं कहीं फोर्स को पी से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे पी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो नोटेशन का ध्यान रखना है, वो चाहे फोर्स से डिनोट करे चाहे पी से, तो एक नोटेशन मात्रा है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोला जाता है। अब देखिए कुछ और यूनिट देखते हैं, तो इसका मतलब देखिए 1 kPa यानी कि किलो पास्कल। तो जैसे कि जानते हैं 1 किलो पास्कल में कितना होता है, 10⁻³ पास्कल। ठीक है,
1 किलो पास्कल में कितना होता है 10 टू की पावर 3 पास्कल। देखिए और 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल में कितना होता है 10 टू की पावर 6 पास्कल। ध्यान रखना है, किलो पास्कल वाला तो आसानी से ध्यान रहता है, 1 किलो में कितने 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम कितने होते हैं 1 किलो हो जाता है। 1 मेगा पास्कल तो ध्यान रखना है, मेगा मतलब 10 टू की पावर 6। तो हम जानते हैं कि भाई बॉलीवुड में मेगा स्टार कौन थे, अमिताभ बच्चन, कितने के हैं 6 फीट के, वो 6 फीट से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मेगा मतलब 10 टू की पावर 6, ध्यान रखना है, मेगा मतलब 10 टू की पावर 6, ध्यान रखना है। और एक चीज़ गीगा, 1 गीगा पास्कल, 1 GPa मतलब गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल में क्या होता है 10 टू की पावर 9 पास्कल। कितना होता है 10 टू की पावर 9। देखो देखो G है, G बना है, 10 टू की पावर G बना के देखो G कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये देखो G बन गया, तो 10 टू की पावर क्या 9। ध्यान रखना है, गीगा पास्कल तो 10 टू की पावर G बना देना है ना, स्मॉल g बना देना, तो देखो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका 9। तो इस तरह से 10 टू की पावर, तो ये बस याद रखने का तरीका है कि जीन मत बना के चले आना वहाँ पे, तो याद रखने के लिए बता रहे हैं कि भाई ऐसे 10 टू की पावर 9 आ जाता है, ठीक। और देखिए हाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी दे देता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 10 टू की पावर 6 पास्कल के। कैसे देखिए, तो देखिए हम जानते हैं कि 1 न्यूटन, इसको mm स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं mm इंटू mm लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ न्यूटन, mm को मैं क्या लिख सकता हूँ मीटर डिवाइड बाई 1000 इंटू मीटर डिवाइड बाई 1000, ठीक। तो देखिए ये डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 टू की पावर 6, ठीक है। 1000 गुणा 1000, 1000 इंटू 1000, 10 टू की पावर 6। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 10 टू की पावर 6 पास्कल, या ये क्या हो जाता है 1 मेगा पास्कल के इक्विवेलेंट भी हो जाता है, ठीक है। किसके इक्वल हो जाता है 1 मेगा पास्कल के। तो जब भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर दिखे तो उसकी जगह मेगा पास्कल या 10 टू की पावर 6 पास्कल आप लिख सकते हैं। तो ये क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये की फैक्ट्स हैं जो कि अगर आपको ये चीज़ ध्यान रहेंगे तो तुरंत आप लिख दोगे, उसको कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय इनसे बचाया जा सकता है। इसी तरह देखिए ये भी कर सकते हैं 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको लिख सकते हैं भाई 1 डिवाइड बाई, ठीक है, ऐसे न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और देखो क्या लिख सकते हैं न्यूटन डिवाइड बाय सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मीटर डिवाइड बाय 100 इंटू मीटर डिवाइड बाय 100। तो देखो क्या हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1, ठीक है। इससे क्या पता चला 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 पास्कल, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू की पावर 4 पास्कल। इस तरह से तो कुछ यूनिट कन्वर्जन थे, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आगे चल के काम आने वाले हैं ये यूनिट कन्वर्ट। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन। अब क्या देखने वाले हैं हम स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। तो देखिए क्या होता है स्ट्रेन, अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस। तो देखिए होता क्या है, जैसे ये मैंने एक बॉडी मान ली, एक कंपोनेंट माना है, ठीक है। इस पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, इसको सर्कुलर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हाँ ठीक है, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं। इस पे आपने फोर्स लगाया, ये जो क्रॉस सेक्शन था, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा था, जिस जगह पे जिस एरिया पे फोर्स लग रहा था वो सपोज करो कितना था, वो था आपका ए। मान लिया इसकी लंबाई कितनी थी भाई 1 मीटर मान लिया, ठीक है। ज्यूम किया, माना है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। गणित में मैथमेटिक्स में एक्स एक्स मानते चले आए हैं पता नहीं कब से। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक कंपोनेंट था, एक रॉड थी, एक बार थी, जिसकी लंबाई कितनी थी, लेंथ थी 1 मीटर, एरिया था ए, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स लगाया एफ, इसकी लंबाई एक्सटेंशन टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये प्रोडक्ट, ये बार रॉड जो है एलोंगेट होने की कोशिश करेगा, एलोंगेशन आएगी। सपोज करो कितनी हो चुकी है 1.2 मीटर मान लिया, ठीक है। वैसे इतनी बढ़ेगी नहीं, फिर भी हमने मान लिया कितनी हो चुकी है 1.2 मीटर। ये एग्जाम्पल एक ओनली। तो आप खुद देखिए सिग्मा, अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहूँ, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू मैं आपसे निकालने के लिए कहूँ तो आप कहोगे फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसको कहोगे आप स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या होता है,
स्ट्रेन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन डायमेंशन। क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, तो देखो इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमेंशन तो क्या लेंगे? पहले लंबाई ये मान ली L1 इतनी थी, L2 बाद में बढ़ के कितनी हो गई है, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइड बाई ओरिजिनल। स्टार्टिंग में कितनी थी? L1, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो यानी आ जाएगा 0.2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.2। तो इस तरह से ये होती है स्ट्रेन। यानी कि आपसे कहा जाए डिफाइन स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, तो आप कहेंगे स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन इज डिफाइंड एज द रेशो। किसकी चीज़ का रेशो है? किसकी चीज़ का अनुपात है? रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये रेशो होता है, अनुपात होता है चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है, डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन उसकी क्या थी। ठीक है, तो इस चीज़ का रेशो होता है, तो उसको आप L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आई आपकी 0.2। अब आप देखिए क्या आप बता सकते हैं इस स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी यूनिट? तो देखिए ऊपर क्या है? L2 माइनस L1, जो भी आएगा मीटर में आएगा, नीचे लंबाई रखी है, लेंथ रखी है, वो भी मीटर में आएगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, दैट इज यूनिटलेस। ठीक है, क्या होती है ये? यूनिटलेस होती है। तो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेन होती है वो कैसी होती है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। किसी भी टाइप की स्ट्रेन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेन जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्ट्रेन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ क्यों रहे हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेटर होते हैं या और भी प्लेयर्स वगैरह जो होते हैं, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा अगले मैच से पहले इन खिलाड़ी को, पर्टिकुलर खिलाड़ी को मैच से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। ठीक है, पैर की मांसपेशियों में, हाथ की मांसपेशियों में क्या आ गया था? खिंचाव आ गया था, इसलिए वो अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। ऐसी न्यूज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, यानी वो क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती। अब एक्सटेंड ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर की थी 4 मीटर की हो गई, यानी थोड़ा बहुत mm में, माइन्यूट। ठीक है, खिंचाव आ जाता है तो उसी को कहा जाता है स्ट्रेन। ठीक है, बॉडी में स्ट्रेन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है तो हाथ पैर दर्द करने लगता है, मांसपेशी ज़्यादा खिंच जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी करने लगती है। और खिलाड़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, जब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तब भी ऐसा अक्सर हो जाया करता है। ठीक है, तो यानी आपने देखा जो क्रीम आते हैं, बहुत सारे पेन रिलीफ क्रीम आते हैं जो, ठीक है, क्रीम आते हैं या स्प्रे भी वगैरह आती है, तो वो क्या आते हैं? स्ट्रेन रिमूवर। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रेन रिमूवर क्रीम या स्ट्रेन रिमूवर स्प्रे, इस टाइप से भी उनको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन मतलब कि जिसके डायमेंशन जितनी होनी चाहिए थी उससे अलग हो गई है, कुछ अलग हो गई, हो सकता है बढ़ भी गई हो सकता है घट भी गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी डायमेंशन होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, कुछ उससे चेंज हो गई, कहने का मतलब ये निकलता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड, लोडेड मतलब जो उस पर लोड लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है मतलब फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद एन इलास्टिक लिमिट, जब उस पर लोड लगाया जाता है, कितना लोड लगाना है? इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड लगाना है, कॉमा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उस समय पर जब किसी मटेरियल पे लोड लगाया जाता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उस समय पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्ट्रेन के। ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या कहा है? स्ट्रेस दैट इज सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। कब? तो इन्होंने कहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये इन्होंने कहा। ठीक, अब देखते हैं भाई इलास्टिक लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं, सपोज करो ये कंपोनेंट था, मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसकी लंबाई थी 1 मीटर, अब लंबाई बढ़ के हो गई है कितनी? इसकी 1.5 मीटर। ठीक है, लोड लगाने के बाद जब इसको लोडेड किया गया, लोड लगाया गया, तो लंबाई बढ़ के 1 मीटर से हो गई है 1.5 मीटर। अब जैसे ही हमने इसमें से लोड हटाया, क्या किया? ठीक है, अब ये क्या हो गया? जैसे रिमूव लोड,
ठीक है, रिमूव द लोड, जैसे ही लोड को रिमूव किया फिर से ये इतना ही हो गया, यानी फिर से कितना हो गया, फिर से हो गया 1 मीटर। ठीक है, तो लोड जब अप्लाई किया, ठीक है, जब अप्लाई किया लोड तो क्या हुआ, कंपोनेंट इतना हो गया 1.5 मीटर। जैसे ही लोड हटाया फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गया, यानी कि फिर से ये सिकुड़ के हो गया 1 मीटर। तो यानी कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो जैसे ही लोड रिमूव किया जाता है फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है, दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाता है, उसको कहा जाता है इलास्टिक। ठीक है, यानी वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक, यानी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इलास्टिक मटेरियल है वो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये आप ध्यान कर लीजिए, जब किसी मटेरियल पे लोड लगाया जाता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद जैसे ही लोड हटाया जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जितनी जल्दी रीगेन कर ले, दोबारा से उसी में आ जाए, उसको कहते हैं कि मटेरियल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। जो जितना जल्दी ऐसा कर लेगा, ठीक है, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन में आ पाएगा, पुरानी कंडीशन में आ पाएगा, उसको कहते हैं वो मटेरियल उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ये आपने हाई स्कूल इंटर वगैरह में भी पढ़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, तो इलास्टिसिटी हमने समझी क्या होती है। अब देखिए, तो भाई इसने कहा था कि आपको लोड तो लगाना है, लेकिन उस लिमिट तक लगाना है जिस पोजीशन तक, जिस लोड लगाने तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। यानी ऐसा हो सकता है, देखो मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का लोड लगाया, ठीक है, तो मटेरियल खींचा फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ गया। ऐसा हो सकता है 20 लगाऊं तो भी आ जाए, 30 लगाऊं, 40, 50, 100 न्यूटन तक मैंने लगाया, 100 न्यूटन लगाता हूँ फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन भाई कभी तो लिमिट आएगी। सपोज करो मैं 101 लगाया, अब मैंने जितना खींचा था, ठीक है, 101 न्यूटन लगाने पर अब ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, कितना आता है 1.01, इतना रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप 101 न्यूटन का लोड लगाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कंप्लीटली नहीं आ पाता, यानी 1 मीटर तक नहीं पहुंच पाता, 1.01 यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ, एक्सटेंड हुआ रह जाता है। तो इसको कहते हैं कि 100 न्यूटन के बाद भाई इसकी लिमिट खत्म हो गई। तो वो 100 न्यूटन जो फोर्स होता है, जो स्ट्रेस होती है, उसको बोला जाता है उसकी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इलास्टिक की। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस होगी, और स्ट्रेस कहाँ तक, केवल इलास्टिक लिमिट तक कंसीडर करनी है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कहा है किसने, हुक्स भाई साहब ने कहा था। अब देखो, तो हम जानते हैं कि भाई ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम दे दिया हमने ई। ठीक है, इसको इधर ले आए, ठीक है, तो क्या हो गया, ये स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई, क्या बनाया से, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई। और ई क्या होता है, ई एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया है, इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम है इसका, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका नाम दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं, इसको हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो ये क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये आपने चीज़ें समझी, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा, एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, किस लिमिट तक वैलिड है, तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी अप टू इलास्टिक लिमिट ये वैलिड होता है। ये वाला नियम, ये वाला लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, उसके आगे वैलिड नहीं होता। ये नियम काम नहीं करता, फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। अब देखें, यहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, देखिए स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, स्ट्रेन की नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती, कुछ भी यूनिट नहीं होती। ई की यूनिट क्या होगी, तो भाई हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे उनकी यूनिट बराबर होगी राइट हैंड साइड वाले टर्म से। तो ई की भी यूनिट क्या होती है, ई की भी यूनिट हो जाएगी पास्कल। तो ध्यान रखना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहे हैं कि आपको ये बताना है विच इज मोर इलास्टिक, कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर और स्टील। ठीक है, आपको ये बताना है कि रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो पढ़े हुए हैं हमारे चैनल पे, पढ़ाई लिखाई पे आप जाके देखिएगा, विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, और सरप्राइजिंग आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और पूरी एक्सप्लेनेशन कि भाई इलास्टिक है तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं हम, इस चीज़ का भी पूरा वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल